So welcome back. We are studying the process of replication of eukaryotic DNA. In previous lecture, in the process of replication, we already talked about activation of nucleotide. Let us hurriedly recall. Sir, you said to construct a new strand, the basic unit needed are deoxyribonucleotide, which are of four types: deoxyadenosine monophosphate, deoxyguanosine monophosphate, deoxycytidine monophosphate, deoxythymidine monophosphate. हे चार प्रकारचे डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स लागणार आहे नवीन स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करायला. मैंने कहा कि आप पुरानी स्ट्रैंड पे जब नई स्ट्रैंड बनाते तो उसके लिए लगने वाले हैं डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जो चार प्रकार के हैं. इनको एटीपी द्वारा एनर्जी मिलती है. सो डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस एटीपी प्रोड्यूस डीऑक्सीएडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एएमपी. म्हणजे एटीपीच्या दोन बॉन्डची एनर्जी कोणाला भेटली? न्यूक्लियोटाइडला. तो ॲक्टिवेट झाला. तो ऐसे चारों न्यूक्लियोटाइड अपने ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आ गए. इसका दुगना फायदा है. एक तो वो रॉ मटेरियल का भी काम करेंगे और दिस प्रोसेस इज हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. तो अपने दो बॉन्ड की एनर्जी वो इनको भी दे देंगे, वो एटीपी जैसा काम करेंगे. तो सर मग एटीपी प्लस डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके लिए एंजाइम का नाम हमने बताया फॉस्फोराइलेज. तो ये पॉइंट हमारा हो गया. अब मान के चलो कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेट होना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो न्यूक्लियोटाइड अब एक्टिवेट हो गए, अपने ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आ गए. कॉमनली मैंने उसके लिए शब्द यूज किया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स. देन वी टॉक्ड अबाउट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन and much we discuss about origin of replication, but still let us recall. Origin of replication is a specific sequence of nucleotide on DNA molecule itself from where actually replication starts. असा स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स जो डीएनए मॉलिक्यूलवरच असतो आणि तिथूनच फक्त रेप्लिकेशनला सुरुवात होऊ शकते. त्याला म्हणतात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओराय. सिंगल जीन जेव्हा आपण ट्रान्सफर करतो जेनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा आरडीएनए टेक्नॉलॉजीमध्ये जे पुढे येणार, तर तो सिंगल जीन मल्टिप्लाय नाही होत कारण त्याच्याकडे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नसते. म्हणून त्याला एखाद्या व्हेक्टरमध्ये लिंक करतात आणि व्हेक्टरकडे असते ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हमने क्या कहा? पहला पॉइंट, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. As eukaryotic DNA is enormously long, there are several origin of replication and the process start from these several origin simultaneously. Then we said at the point of origin of replication, the endonuclease enzyme cut one of the two strand. यहाँ बीच में से क्या आप ये दो स्ट्रैंड सेपरेट कर पाओगे? नहीं. अगर एक को हम कट करें तो अनवाइंडिंग बिकेम इजी और इसीलिए एंडोन्यूक्लियस नाम का इंसिजन फॉर्मिंग निक फॉर्मिंग एंजाइम यहां काम में आता है. इट कट वन ऑफ द टू स्ट्रैंड एट द पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन. ये दो पॉइंट हमारे हो गए. अब तीसरा पॉइंट, तुम्हाला माहिती आहे
की तुम्ही एका डीएनएचे 2 डीएनए म्हणजे डीएनए रेप्लिकेशन तेव्हाच करू शकता जेव्हा ह्या 2 ओरिजिनल स्ट्रँड सेपरेट होतील आणि सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। मैंने कहा कि डीएनए डबल तभी हो सकता है जब उसकी 2 ओरिजिनल स्ट्रैंड जो एक दूसरे पे कॉइल है वो अनकॉइल हो जाएगी और अनकॉइल होने के बाद, सेपरेट होने के बाद वो साँचे के रूप में यूज होगी, तो अनवाइंडिंग इज मस्ट। और इसीलिए तीसरा पॉइंट है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल from the point of origin. The 2 strands of DNA unwind and there is a breaking of hydrogen bond. तो मान के चलो कि यहां है ओरिजिन, अब यहां से ये अनवाइंडिंग हुआ। जैसे देखो कि यहां ओरिजिन है, ये डीएनए आगे भी है ऐसा, तो फ्रॉम हियर द अनवाइंडिंग विल स्टार्ट। तो आफ्टर अनवाइंडिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, द 2 स्ट्रैंड्स हैव गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इन मराठी समजा इथे ओरिजिन आहे, तर इथून आपण हायड्रोजन बॉन्ड कट केले आणि 2 स्ट्रँड अनवाइंड केल्या तर त्या एकमेकापासून होतील सेपरेट। ये काम कोण करता? डीएनए अनवाइंडेज और डीएनए हेलिकेज और रेप प्रोटीन। तो पहा, न्यूक्लियोटाइड के एक्टिवेशन के लिए फॉस्फोराइलेज, 2 में से एक स्ट्रैंड को कट करने को एंडोन्यूक्लिएज, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्ट्रैंड को अनकॉइल करने के लिए डीएनए अनवाइंडेज और डीएनए हेलिकेज एंजाइम। अब देखो, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ द 2 स्ट्रैंड दिस स्ट्रक्चर अपीयर एज अ अल्फाबेट वाई। 2 स्ट्रैंड सेपरेट होने की वजह से ये स्ट्रक्चर अल्फाबेट वाई के जैसा दिखता, और इसे कहा है रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, हा वाई। ओके, सो अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, breaking of the weak hydrogen bond and unwinding of the 2 strands separate the original strand from each other। अब यहां एक चीज ध्यान में रखो कि ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर तो गई ड्यू टू सेपरेशन, पर ये जो दूर गई वो वापिस कॉइल नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए यहां पर और एक एंजाइम काम करेगा, और वो एंजाइम इन दोनों को अब वापस थोड़ी देर तक कॉइल नहीं होने देगा। आई सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द 2 स्ट्रैंड फ्रॉम वन अनदर सो दैट दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, नो डाउट। बाय एफर्ट्स नाउ द 2 स्ट्रैंड हैव गॉट सेपरेटेड, दे मस्ट नॉट रिकॉइल अगेन, दे मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फॉर सम टाइम। तो some enzyme will help you in this context, and that enzyme is single strand binding protein or helix destabilizing protein। in मराठी, मेहनत करून 2 स्ट्रँड सेपरेट तर झाल्या, पण त्या पुन्हा कॉइल नाही झाल्या पाहिजे, थोडा वेळ तशाच राहिल्या पाहिजे। तो कोणीतरी लागेल जो यांना धरून ठेवेल, वापस कॉइल होऊ देणार नाही। आणि तो जो हा लाल रंगाने मी एन्झाईम दाखवला तो आहे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन। अब देखो,
अभी के अभी हमने कई एंजाइम के नाम लिए। फॉस्फोराइलेज फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंडोन्यूक्लियेज टू कट वन ऑफ द टू स्ट्रैंड फॉर अनवाइंडिंग, हेलिकेज और अनवाइंडेज और रेप प्रोटीन टू अनकॉइल द टू स्ट्रैंड, SSBP that keeps the two strands separated from each other. Now this is unwinding of the DNA molecule. आता पहा, हा एवढा जो पोर्शन आहे तो झाला अनवाइंड, तो मी इथे दाखवला. यहां से आगे अनवाइंडिंग बाकी है. ये तो होगा नहीं कि एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए विल बी अनकॉइल्ड, वहां जगह नाही आहे. तो जितकं अनवाइंडिंग केलं तितकंच आता कन्स्ट्रक्शन करावं लागेल आणि तितकंच कॉइलिंग करावं लागेल. मतलब कि एक 100 फीट लंबी कंपाउंड वॉल है किसी स्कूल की. मेरे एग्जाम्पल पे आप ध्यान दो. अ गुड एग्जाम्पल इज ट्वाइस बेटर देन अ गुड एडवाइस. म्हणजे हे बायोलॉजिकल टर्म समजण्यासाठी मी जे एग्जाम्पल सांगतो त्याच्यावर लक्ष द्या. एखाद्या शाळेची 100 फूट लंबी कंपाउंड आहे आणि ती खराब झाली. स्कूल प्रशासन ने ये तय किया कि चलो ये कंपाउंड हम लोग नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो ऐसा तो नहीं होगा कि चलो पूरी 100 फुट लंबी कंपाउंड को गिरा दो. कैट्स, डॉग्स, स्ट्रे कैटल्स वो घुस जाएंगे स्कूल में. तो फिर किसी बुद्धिमान कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ऐसा करो, 10 फीट गिराते हैं, बनाते हैं और प्लास्टर कर देते. फिर दूसरे दिन अगली 10 फीट गिराएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्लास्टर करेंगे. ऐसे करते करते 10वें दिन पूरी कंपाउंड देखो बन चुकी. असं केलं का की पहिले पाळून टाकली 100 फूट, मग 100 फूट बांधून टाकली, मग पूर्ण प्लास्टर केली. असं नाही, जितना गिराया उतना बनाया, प्लास्टर किया. तो इतना जो पोर्शन है उसको सेपरेट किया, अब कंस्ट्रक्ट होगा और फिर कॉइलिंग होगा. तो एग्जाम्पल लक्षात ठेवा. तो ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड झालं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समजलं, अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल समजलं, रेप्लिकेटिंग फॉर्क समजलं. ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द ओरिजिनल स्टैंड फ्रॉम ईच अदर द स्ट्रक्चर अपीयर एज अ अल्फाबेट Y and this Y like structure is called replicating fork. आता ह्या ज्या सेपरेटेड स्ट्रँड आहे याचे जे नायट्रोजन बेसेस आहे त्या झाल्या अनपेयर. और यहां वो है पेयर. समजलं? 2 स्टँड सेपरेट झाल्यामुळे ह्या ज्या बेसिस आहे ह्या झाल्या अनपेयर. जसं अनजिपिंग, हे चेन उघडली इथपर्यंत. अब देखो हमें करना है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड. तो सर सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड. मतलब ये T, A, G, C, A, T, C, A, G, तो हे जे आहे सेपरेटेड स्ट्रैंड, इट एक्ट एज अ टेम्पलेट, साचा, और इस पे अब बनानी है न्यू स्ट्रैंड. ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है ये भी है टेम्पलेट और इस पे भी बनानी है न्यू स्ट्रैंड. तो सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट. अब हमारे पास 2 टेम्पलेट है. आता तुम्ही लक्ष द्या. द स्ट्रैंड विच ओपन 3-2
5' the strand which open 3' to 5' is called leading template. जी एक स्ट्रँड उघडली 3' to 5' तिला म्हणतात लीडिंग टेम्पलेट. ते कशी आहे? ओल्ड आहे, जुनी आहे. और जो ओपन अप हुई 5' to 3' ये भी तो टेम्पलेट है, बट दिस इज कॉल्ड लैगिंग टेम्पलेट, ओल्ड. Please don't get confused. One more word will come, leading strand and lagging strand. उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना. ये है लीडिंग टेम्पलेट माने ओल्ड, और ये है लैगिंग टेम्पलेट माने ओल्ड. अब इस पे जो बनेगी वो लीडिंग स्ट्रैंड, और इस पे जो बनेगी वो लैगिंग स्ट्रैंड. जे आधी बनेलते लीडिंग, जे उशिरा बनेलते लैगिंग. तो देखो अब रेप्लिकेटिंग फोर्क तैयार है, अभी होना है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड. तो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑन लीडिंग टेम्पलेट एंड लैगिंग टेम्पलेट, deoxyribonucleotides are required. सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड करण्यासाठी यहां पर भी और यहां पर भी हमें चाहिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. अब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ेगा कौन, म्हणजे पॉलीमराइजेशन कौन करेगा? फर्स्ट करो, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, 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 इनका पॉलीमराइजेशन कौन करता? डीएनए पॉलीमरेज 3, द मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन. बट डीएनए पॉलीमरेज 3 कहता है कि नई स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे सपोर्ट की जरूरत है. सो नाही समजलं, पहा, नवीन स्ट्रँड डीएनए पॉलिमरेज बनवते यूजिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. न्यू स्ट्रँड कॅन बी कंस्ट्रक्टेड using deoxyribonucleotide as a raw material which is catalyzed by DNA polymerase 3. However, to construct a new strand, a support is required. कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए. वापस मैं आपको एग्जाम्पल देता, मेरे एग्जाम्पल पे आप ध्यान दो. अगर मुझे यहाँ कोई पार्टीशन खड़ा करना है तो नीचे मुझे लगेगा सपोर्ट. या फिर कोई भगवान की प्रतिमा है और उसे हार चढ़ाना है, फूल माला, तो मुझे पैर के नीचे लगेगा सपोर्ट. या फिर ये दीवार को मुझे पेंट करना है तो इसके लिए भी पहले लगेगा सपोर्ट. म्हणजे तुमच्या घराच्या भिंतीला डायरेक्ट कोणी कलर मारतं का? नाही. आधी काय चढवतात? प्राइमर. कोई लोहे का गेट या लोहे की ग्रिल है, क्या उसे डायरेक्ट ऑयल पेंट करते? नहीं. पहले क्या चढ़ाते? प्राइमर. प्राइमर इज अ सपोर्ट. तो सर अब ध्यान में आया, आप कहते कि नई स्ट्रैंड बनवाने के लिए पहले चाहिए एक छोटा सा सपोर्ट. नवीन स्ट्रँड कंस्ट्रक्ट करण्यासाठी पाहिजे एक छोटासा सपोर्ट, आणि या सपोर्टला म्हणतात RNA प्राइमर, विच इज 10 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ. तो सर यहाँ पे तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड.
तो याच्या कॉम्प्लिमेंटरी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आते। अरे सर, हम लोगों को डीएनए की स्ट्रैंड बनानी है, आपने तो यहां आरएनए की स्ट्रैंड डाल दी। इट एक्ट ओनली एज अ सपोर्ट, ते फक्त सपोर्टचं काम करते। तो ध्यान रहे, फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, a support is required and that support is called RNA primer. RNA primer simply act as a support, बाद में हटा देंगे उसको, नंतर त्याची काही गरज नाही। तो ये जो RNA प्राइमर है, इट इज 10 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, 10 न्यूक्लियोटाइड लेंथचा असतो। तो अब ये सपोर्ट तो यहां पर आ गया, अब तो कंस्ट्रक्शन हो सकता हो। तो synthesis of new strand on a template strand cannot be directly started. It requires a small support called RNA primer. ये RNA primer आ गया मतलब सपोर्ट आ गया। अब आप चालू कर सकते सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब सुनो, अब फर्ज करो कि ये है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम यहां चिपक जाएगा एंड आएंगे अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो हा एंजाइम जो आहे तो इथे चिपकला आणि चिपकल्यावरती आता येतात न्यूक्लियोटाइड। तो फर्ज करो यहां टी है तो ए है तो टी, जी है तो सी है तो जी, सी है तो जी, टी है तो ए है तो टी। मग सर हे डॉट 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 काय आहे? कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये इनको आपस में जोड़ देता। और ये बन गई न्यू स्ट्रैंड। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब ये देखो बन गई न्यू स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड इज कंस्ट्रक्टेड 5' to 3'. Always new strand is constructed 5' to 3' towards the replicating fork. This is replicating fork. सर, डीएनए ची नवीन स्ट्रैंड तर बनली, डीएनए के ऊपर डीएनए तो बना, पर यहां तो डीएनए के ऊपर आरएनए है, आरएनए प्राइमर एज अ सपोर्ट। तो रिमेंबर, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम इस सपोर्ट को हटा देगा और यहां छोटी डीएनए की स्ट्रैंड आ जाएगी। तो पहिले आपण आरएनए प्राइमरचा वापरला होता सपोर्ट, आणि त्या सपोर्टवर डीएनएची स्ट्रँड बनवून घेतली। आता सपोर्टची गरज नाही, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 येऊन तो सपोर्ट काढून टाकेल, माने आरएनए प्राइमर यहां से चले गए। ठीक है ना? आता पहा बरं, ही टेम्पलेट स्ट्रैंड म्हणजे ओल्ड, और इस ओल्ड पे ये स्ट्रैंड बनी न्यू। 5' to 3', तो याला म्हणतात लीडिंग स्ट्रैंड न्यू। सो लीडिंग टेम्पलेट ओल्ड, त्याच्यावर बनली लीडिंग स्ट्रैंड न्यू, कंटिन्यूअस टुवर्ड्स रेप्लिकेटिंग फॉर्क।
अब आ गया प्रॉब्लम, ये तो काम हो गया. आता दुसरं टेम्पलेट कोणतं आहे? 5' to 3'. आप ध्यान दीजिए, मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, तभी जाके आपको इन्फॉर्मेशन, ज्ञान प्राप्त होगा. म्हणजे कुठल्याही गोष्टीत जर लक्ष असेल तरच समजते, नाही तर समजत नाही. 3' to 5' वर कन्स्ट्रक्शन झालं आता, पण दुसरी स्ट्रँड जी ओपन झाली होती 5' to 3', ज्याला म्हटलं लॅगिंग टेम्पलेट म्हणजे ओल्ड, आता याच्यावर करायचं कन्स्ट्रक्शन. तो एखादा स्टुडंट म्हणेल सर त्याच्यात काय मोठी गोष्ट आहे? इथे एखादा RNA प्रायमर येईल आणि RNA प्रायमर आल्यावरती DNA पॉलिमरेज 3 पटपट करेल कन्स्ट्रक्शन, असं नाही. सोचो, अगर ये एंड है 5' तो यहां कौन सा एंड आएगा? 3'. जर हा 5' आहे तर इथे असेल 3'. मग तुम्ही म्हणता की कन्स्ट्रक्शन करा 3' to 5'. पर DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम की शर्त है कि हम कंस्ट्रक्शन सिर्फ कर सकते 5' to 3'. म्हणजे 3' to 5' कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता. तो अब अगर ये 3' एंड है तो ये होगा 5'. जर हा 3' एंड आहे तर हा असेल 5'. आता 5' to 3', 5' to 3' असं कन्स्ट्रक्शन होईल. उलट 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3'. तो ही जी स्ट्रँड तयार झाली, दिस इज लॅगिंग स्ट्रँड. न्यू लीडिंग स्ट्रैंड ऑन लीडिंग टेम्पलेट, लैगिंग स्ट्रैंड ऑन लैगिंग टेम्पलेट. सर ये कैसे बनी? डिसकंटिन्यूअस. तो सर ही डिसकंटिन्यूअस का बनली? पहा, यहां तो हमने इतना ओपन अप किया था. फर्ज करो की ये इतना सा ही ओपन अप हुआ होता, म्हणजे पहिले एवढाच फक्त फोर्क असता, तर हे कन्स्ट्रक्शन एवढं आणि इकडे कन्स्ट्रक्शन, मग पुढे ओपन झालं. हे तर कंटिन्यू होऊ शकतं, पण हे असं नाही येत ना, मागून जातं. फिर आगे ओपन होगा. लक्ष द्या. समजा हे असं ओपन झालं, ठीक आहे ना, तर ही स्ट्रँड तर पुढे जाऊ शकते, पण ही अशी येऊ शकते का? नाही, ही अशीच जाईल. 5' to 3' अशीच जाईल ते या साइडनं, म्हणून ही डिसकंटिन्यूअस आहे. तो हमारे पास एनिमेशन नहीं है. आपको अच्छे से समझना है तो आप YouTube में DNA रेप्लिकेशन 3D एनिमेशन डालो, 2-3 मिनट में आपको समझ में आएगा. तो हम लोग इस पिक्चर को वापस बनाते अभी. So this is one strand, this is another strand. So he 3' to 5'. So G strand 3' to 5' ओपन अप झाली, ती
लीडिंग टेम्पलेट. जी, आता ही 3 डॅश तर ही 5 डॅश, 5 डॅश टू 3 डॅश. तो हे लॅगिंग टेम्पलेट. ओके, दिस इज replicating fork. ओके, सो 2 स्ट्रैंड सेपरेट झाल्या. एक लीडिंग टेम्पलेट जिसपे पहले कंस्ट्रक्शन होगा, एक लैगिंग, लैगिंग म्हणजे देर से, लैगिंग टेम्पलेट जिसपे बाद में कंस्ट्रक्शन होगा. यह बेसिस अनपेयर, यह बेसिस अनपेयर. अब यहां ये 5 डैश एंड है, तो ये है सपोर्ट. दिस इज अ सपोर्ट, आरएनए प्राइमर. और अब एंजाइम आया डीएनए पॉलीमरेज और फटाफट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स यहां लगा दिए और एक नई स्ट्रैंड बनी. इट इज 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश टू 3 डैश. और बाद में सपोर्ट डीएनए पॉलीमरेज 1 ने हटा दिया. तो लीडिंग टेम्पलेट दिस वन, तो दिस वन इज लीडिंग स्ट्रैंड. दिस इज लैगिंग टेम्पलेट. और इस पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो 5 डैश टू 3 डैश, बट डिसकंटिन्यूअस. Like this. So this is lagging strand. So एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस, एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस, एक टूवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फोर्क, एक अवे फ्रॉम रेप्लिकेटिंग फोर्क, एक पहले एक देर से. अब ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है, इट इज कॉल्ड ओकाज़ाकी fragments. So Okazaki fragments are formed during formation of lagging strand. तो सर यांना ओकाझाकी फ्रॅगमेंट का म्हणतात? इट इज नेम्ड आफ्टर द जेनेटिसिस्ट हू डिस्कवर्ड देम, ओकाझाकी. म्हणून त्याचं नाव ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स पडलं. पण सर ही स्ट्रैंड कंटिन्यू है, ही डिसकंटिन्यू है. बाद में अब ध्यान दो, एंजाइम, यहां पर एक एंजाइम आएगा जो इन टुकड़ों को जोड़ देगा. म्हणजे हे छोटे छोटे ओकाझाकी फ्रॅगमेंट जे आहे ते नंतर कोणीतरी एंजाइम येऊन जोड़ून देते हो. और वो एंजाइम जो 2 डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता, सीमेंट का काम करता, उसका नाम है डीएनए लाइगेज. आगे आने वाले चैप्टर में इससे ही पाला पड़ने वाला है. कटिंग एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज, कटिंग एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज आणि जॉइनिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज. काय करतं डीएनए लाइगेज? सर छोट्या छोट्या ओकाझाकी फ्रॅगमेंटला जोड़तं. तो अब ये बन गई लैगिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस. क्यों? जोड़ दिया ना डीएनए लाइगेज ने. और ये लीडिंग स्ट्रैंड भी कंटिन्यूअस. मुझे आप लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, इसके 5 डिफरन्स बोलो. सर तुम्ही म्हणता की लीडिंग स्ट्रैंड आणि लॅगिंग स्ट्रैंड याच्यात 5 फरक सांगा. पहला फरक, लीडिंग स्ट्रैंड is constructed on leading template. Lagging strand is constructed on lagging template.
सो लीडिंग स्ट्रँड लीडिंग टेम्पलेटवर बनली, लॅगिंग स्ट्रँड लॅगिंग टेम्पलेटवर बनली. दुसरा फरक, लीडिंग स्ट्रँड is constructed towards the fork. Leading strand is constructed towards the fork. आणि lagging strand is constructed away from the fork. तीसरा फरक, leading strand is constructed continuously. Lagging strand is constructed discontinuously in form of Okazaki fragment which are later joined by enzyme DNA ligase. हो गए 3 फर्क. चौथा फर्क, leading strand is constructed earlier. Leading strand is constructed earlier. Lagging strand is constructed later. So leading strand constructed on leading template, lagging strand constructed on lagging template, leading strand constructed earlier, lagging strand constructed later. Leading strand is constructed continuously, lagging is constructed discontinuously. Leading strand is constructed towards the fork, lagging is constructed away from the fork. पांचवा और आखिरी फर्क, आपको यहां पे सपोर्ट लगा था आरएनए प्राइमर, पर इसका कंस्ट्रक्शन तो हुआ डिसकंटिन्यूअस. तो ये आरएनए प्राइमर ओकाजाकी फ्रैगमेंट, आरएनए प्राइमर, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, वापिस आरएनए प्राइमर, ओकाजाकी फ्रॅगमेंट. म्हणजे इथं एकच लागला होता आरएनए प्राइमर और आखिरी तक इस पे ही कंस्ट्रक्शन होगा. पर ये कंस्ट्रक्शन देखो, इतना करने के लिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट. सो मेनी आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड. सिंगल प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड. मग सर नंतर हे सपोर्ट कोण काढेल? मैंने कहा आपको डीएनए पॉलीमरेज 1. तो देखो हो गया सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड. तो ये सब प्राइमर हट जाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1, और टुकड़ों को जोड़ने आ ही जाएगा डीएनए लाइगेज, और फिर ये स्ट्रैंड बनेगी कंटिन्यूअस. अगेन 5' to 3'. सो ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू. सो ये हो गया सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड. ये बन गई लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड. अब फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए, तो हमने इतना ही ओपन अप किया था. अब इसके आगे का होगा ओपन अप. अरे याच्या पुढचं आता ओपन होईल ना. मग याच्या पुढचं ओपन झाल्यावर ही स्ट्रैंड तर कंटिन्यूअस जाईल आणि ही डिसकंटिन्यूअस उल्टी जाईल. आप इस लॉजिक को समझो. ये तो आगे आ सकती, पर ये आगे नहीं आ सकती, ये ऐसे पीछे से जाएगी. और धीरे धीरे एक समय आएगा जब एक डीएनए के 2 बने. मग सर तुम्ही डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनवून दाखवा ना. ठीक आहे. विच इज दिस स्ट्रैंड? ओल्ड, कॉल्ड लीडिंग टेम्पलेट. ये था 3', ये 5', और ये 5' to 3' बनी लीडिंग स्ट्रैंड न्यू. ये प्राइमर हट गया.
ओके, म्हणजे ही जी ब्लॅक कलरची होती, दिस इज ओल्ड, और इस पे ये जो रेड कलर की बनी, दिस इज न्यू। झाला एक डीएनए। वन स्ट्रैंड इज ओल्ड कंजर्व्ड, अदर इज न्यू, तो द मेथड इज सेमी कंजर्वेटिव। वैसे यहां पर दिस इज ओल्ड and this is newly constructed. सो डीएनए होता एक, आता झाले दोन. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए. इन ईच डॉटर डीएनए यू सी, एका पेरेंटल डीएनएचे दोन डॉटर डीएनए झाले. पहा, प्रत्येक डॉटर डीएनए मध्ये एक स्ट्रँड ओल्ड, एक न्यू, म्हणजे अर्ध जुनं अर्ध नवीन. दूसरे में भी एक आधा ओल्ड और नया. तो ये है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. आता तुम्हाला कोणते कोणते एन्झाईम्सचे नावं आले आणि त्याचा काय काय रोल होता रिकॉल करा. तो सर एन्झाइम्स के नाम आए फॉस्फोराइलेज, एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3, देन डीएनए पॉलीमरेज 1, देन डीएनए लाइगेज. डीएनए गायरेज. तो फॉस्फोराइलेज काय करतं? तो सर डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस एटीपी गिव्स डीऑक्सी एडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट प्लस एएमपी. मग इथे लागतं फॉस्फोराइलेज. सो ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. एंडोन्यूक्लियस काय करतं? सर दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को कट करता फॉर अनवाइंडिंग. डीएनए हेलिकेज काय करतं? सेपरेशन ऑफ द ओल्ड स्ट्रैंड करतं, अनवाइंडिंग करतं. सेपरेशन, अनवाइंडिंग. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन काय करतं? सर इनको वापस कॉइल होने नहीं देता. हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन. डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? सर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से बनाएगा न्यू स्ट्रैंड. डीएनए पॉलीमरेज 1 काय करतं? जो सपोर्ट आरएनए प्राइमर से लिया था उसको हटाने का काम करता. लाइगेज क्या करता? सर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ता. गायरेज एंजाइम क्या करता? तो सर ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड को कॉइल करता. अब इतना होने के बाद भी एक स्टेटमेंट आप सुनो, आपको लगेगा ये सारी मेहनत व्यर्थ है. वो स्टेटमेंट ये है, द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन is not yet clearly understood. मतलब कि डीएनए अपने आप को जब रेप्लिकेट या डुप्लीकेट करता, उसका पूरा मैकेनिज्म इंसान को पूरी तरह से मालूम नहीं है. म्हणजे डीएनए रेप्लिकेशनची जी प्रोसेस आहे
ती संपूर्णपणे क्लिअरली अजून अंडरस्टूड नाही. सर, जब कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं तो गलती नहीं हो सकती. म्हणजे ही सेपरेटेड जी स्ट्रँड आहे त्याच्यावर इथं TAGC तो यहाँ पर आना चाहिए ATGCTCA. तो गलती हो गई. TAATGG रॉन्ग, CC रॉन्ग, TC रॉन्ग, AT करेक्ट. म्हणजे एखाद्या वेळी चुकीची बेस लागू शकते. वैसे तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम इज वेरी फास्ट, 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड एंड वेरी एक्यूरेट. गलती होती ही नहीं. एकाध बार अगर हो गई तो यू नो इट इज जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन येऊ शकतं. और DNA अगर डुप्लीकेट हो गया सेल में तो उस सेल को अब करना ही है डिवीजन. मतलब यहां DNA 2C है और अगर वो हो गया 4C, एका सेलमध्ये DNA होता 2C अमाउंट, तो 4C झाला म्हणजे डबल. तर सेलला डिवाइड व्हावंच लागतं. आणि सर नाही होई तो पॉलीप्लॉइडी. DNA की अमाउंट डबल होने के बावजूद सेल का बंटवारा नहीं हुआ तो उसी को तो पॉलीप्लॉइडी कहते. तो DNA रेप्लिकेशनची प्रोसेस कशी आहे. पहिले तर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये देखो. फिर द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट कॉल्ड ओरिजिन. यूकॅरियोटिक DNA रेप्लिकेशनमध्ये खूप साऱ्या ओरिजिन असतात. मी छान सांगितलं, 5 किलोमीटरचा रोड कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे तर 4-5 ठिकाणाहून भूमिपूजन सुरू होऊ शकतं. सो दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. फिर अनवाइंडिंग ऑफ द ओरिजिनल DNA मॉलिक्यूल, वो हेलिकेज करके देगा. अनवाइंडिंग की वजह से Y बनेगा, रेप्लिकेटिंग फोर्क. फिर जो स्ट्रैंड ओपन हुई 3' to 5' वो लीडिंग टेम्पलेट, जो 5' to 3' ओपन हुई लैगिंग टेम्पलेट, और उस पे होगा सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड. उसके लिए सपोर्ट लगेगा. लीडिंग स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करने को सिंगल RNA प्राइमर एज अ सपोर्ट, लैगिंग स्ट्रैंड बनाने को हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट को अलग RNA प्राइमर माने सपोर्ट. फिर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बन जाएगी. लीडिंग कंटिन्यूअस, लैगिंग डिसकंटिन्यूअस, लीडिंग टुवर्ड्स द फोर्क, लैगिंग अवे फ्रॉम द फोर्क. लीडिंग पहले, लैगिंग बाद में. लैगिंग के जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है वो लैगेज जोड़ देगा बाद में आणि मग होते फॉर्मेशन ऑफ डॉटर DNA. फाइनली one DNA molecule produces 2 daughter DNA molecule. One DNA molecule produces 2 daughter DNA molecule. आपला ब्लॅक कलरचा DNA आहे एक, त्याच्यापासून 2 डॉटर DNA बनले आणि प्रत्येक डॉटर DNA मॉलिक्यूलमध्ये एक स्ट्रँड ब्लॅकच आहे म्हणजे ओल्ड, जी साचा होती, आणि जी रेड बनली ती मूर्ती होती साच्यावरची. सो आधा पुराना आधा नया, हे इज द मेथड इज सेमी कन्झर्वेटिव्ह. आत्ता आपल्याला पाहायचं आहे कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड सजेस्टेड बाय वॉटसन एंड क्रिक, ये मेसेल्सन एंड स्टाल ने प्रूव की है, वो एक्सपेरिमेंट हमें देखना है. उसके पहले आपकी बोर्ड की परीक्षा में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो DNA रेप्लिकेशन की फिगर भी कभी कभी पूछते 2 मार्क के लिए. ड्रॉ एंड लेबल यूकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन. तो आप फिगर कैसी स्केच करोगे? थ्री डैश 5 डैश
5' 3'। यहां डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां सेपरेट हो गई 2 स्ट्रँड. तर ह्या सगळ्या बेसेस ज्या असतील त्या अनपेयर आहे. अनजिपिंग. तुम्ही विचारच करायचा, चेन जशी उघडते, ही जी चेन आहे ही जशी उघडते, तो असं उघडली, ही अनजिपिंग झालं. तो रॅप्लिकेशन फॉर्क, ये 3' to 5', लीडिंग टेम्पलेट, ये 5' to 3', लैगिंग टेम्पलेट. ओके, सो एक साचा लीडिंग टेम्पलेट, एक साचा लॅगिंग टेम्पलेट, ही रेप्लिकेटिंग फॉर्क. आता दिस इज RNA प्राइमर ॲज अ सपोर्ट, आणि आता होईल कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रँड. So 5' to 3' towards replicating fork. So this is leading strand, continuous. अब ये बनी अगेन 5' to 3' बन डिसकंटिन्यूअस. तो ये छोटे छोटे जो है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट. सो लैगिंग स्ट्रैंड. ओके, अब हर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को RNA प्राइमर, RNA प्राइमर्स. अब इनको आपस में जोड़ता कौन है बाद में? लाइगेज. सो DNA लाइगेज. सो दिस इज अ फिगर, replication of eukaryotic DNA, which is called forked replication. तो activation of nucleotide, origin of replication, unwinding of the original strand, formation of replicating fork, synthesis of the new strand, one leading and one lagging strand, and coiling, that is formation of new DNA. आता आपण पाहू मेसेल्सन एंड स्टाल 1958 वर्किंग विथ E. coli यूजिंग N15 एज अ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. उन्होंने साबित किया कि द मेथड इज सेमी कंजर्वेटिव.